हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर अधिशोषण के बारे में, अवशोषण के बारे में, विशोषण के बारे में और शोषण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था और लास्ट में हमने ये लिया था पॉइंट ऊष्मागतिकीय संभाव्यता। ठीक है ना। उसमें मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ कि हमने कहा है अधिशोषण जो होता है ना, वह ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का मतलब क्या होगा? ऊष्मा उसमें से बाहर निकलती है और ऊष्मा जब बाहर निकलती है तो ऊष्मा बाहर निकलने के कारण ही जो एंथैल्पी का मान होता है, यानी एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक रूप में दिया जाता है। और एक चीज मैंने बताई थी, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब ये होता है कि कोई भी गैस या कोई भी पदार्थ, कोई भी अवस्था जो होती है जिसमें बिखरी हुई अवस्था, कण की बिखरी हुई व्यवस्था जो होती है वो एंट्रोपी कहलाती है। और गैसों की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल, प्रतिकर्षण, किसी भी प्रकार का कोई भी बल नहीं होता है, कार्य करता है, इसलिए मुक्त अवस्था में बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है। और जब हम अधिशोषण की बात करते हैं तो अब इस सतह पर गैस के कण अगर आ जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इसके अंदर, है ना। तो उसको एंट्रोपी को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एस, एंट्रोपी में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें हमने लास्ट पॉइंट के अंदर पढ़ी थी। ठीक है। आज हम ले रहे हैं अधिशोषण के प्रकार। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बोर्ड परीक्षा के अंदर इस साल 100% सवाल आने की संभावना है। 100% आएगा और वो सवाल पूछा जाता है कि भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताओ। भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में कोई भी 4 अंतर पूछे जाते हैं, इसमें अंतर आपको बताने। तो अधिशोषण के प्रकार में मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला हम लेते हैं भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। तो इसके मैं ना आपको सिंपल से सिंपल अंतर बता रहा हूं ताकि आप क्या हो, परीक्षा में आए ना तो कम से कम 2 या 3 तो लिख सकते हो, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर भौतिक अधिशोषण, एक भौतिक अधिशोषण, ठीक है। और दूसरी तरफ अपन लेते हैं रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। ये 2 चीजें हैं। अब देखो आप, रासायनिक अधिशोषण, अब इसमें अंतर में सबसे पहला अंतर आपको याद रखना है। देखो, अधिशोषण में क्या होता है? अधिशोषक और अधिशोष्य 2 चीजें होती है ना। तो पहला ये होता है कि अधिशोषक और अधिशोषण, ये सॉरी अधिशोष्य जो होता है इनमें दुर्बल वॉन्डर वॉल्स बंध पाए जाते हैं। कौन से? वॉन्डर वॉल्स बंध पाए जाते हैं। अब देखो, वॉन्डर वॉल्स बंध जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं, है ना, बहुत ही दुर्बल बंध के रूप में रहते हैं। तो भौतिक अधिशोषण की जब क्रिया होगी तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य पदार्थ जो होते हैं, है ना, इनके मध्य में दुर्बल वॉन्डर वॉल्स बंध पाए जाएंगे। अब ये होता है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक मतलब जिसमें बंध क्या हो? रासायनिक बंध होते हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि इनके बीच में कौन सा बंध होता है? रासायनिक बंध। अब रासायनिक बंध है तो सीधी सी बात है, आपको पता है ना कि ये है दुर्बल बंध और ये क्या होते हैं? प्रबल बंध होते हैं। ये बंध क्या होंगे? इसके अंदर प्रबल बंध होंगे। तो पहला आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है ना, कि ये दुर्बल वॉन डेर वाल्स बंध के कारण जुड़े हुए रहते हैं और ये किसके? रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। और इसमें दूसरी चीज यही बतानी है कि दुर्बल वॉन डेर वाल्स बंध के कारण, दुर्बल वॉन डेर वाल्स बंध के कारण ही, वॉन डेर वाल्स बंध के कारण इनकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती। ये विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते, प्रकृति के नहीं होते, क्योंकि बंध दुर्बल है। तो बंध दुर्बल होगा तो सीधी सी बात है, इसकी कोई विशिष्ट प्रकृति नहीं होगी। अब इसमें दुर्बल बंध के कारण इनकी विशिष्ट प्रकृति नहीं होती है, लेकिन इसमें प्रबल रासायनिक बंध है, तो प्रबल रासायनिक बंध के कारण ये क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, ठीक है।
अब तीसरा, हमने एक शब्द पढ़ा था मोलर अधिशोषण ऊष्मा, याद है? लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था मोलर अधिशोषण ऊष्मा। तो मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मतलब क्या हुआ? एक मोल पदार्थ या अधिशोष्य पदार्थ जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है तो उसमें जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं? मोलर अधिशोषक। ये अधिशोषण या अधिशोषक ऊष्मा के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर जो मान दिया गया है मोलर अधिशोषक या अधिशोषण ऊष्मा का, अधिशोषण ऊष्मा, ठीक है। और एक अपन इसमें लेंगे तीसरा, मोलर अधिशोषण ऊष्मा। तो दोनों में देखो आप, अभी बताता हूं मैं मान इसके मान जानने से पहले आप यहां देखो, ये है दुर्बल बंध। और जब दुर्बल बंध होंगे तो सीधी सी बात है कि अधिशोषण की प्रक्रिया जो होती है वह इसकी तुलना में क्या होगी? इसमें बंध दुर्बल है, बहुत ही कम, तो अधिशोषण कम होगा। अधिशोषण जितना पदार्थ अधिशोषक जो होता है ना, वह जितना इसके ऊपर अधिशोषित होगा उसके हिसाब से इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। और जब ऊष्मा की बात करते हैं तो इसमें अधिशोषण की प्रक्रिया धीमी हो रही है, कम हो रही है, इसमें अधिशोषण अधिक होता है। तो सीधी सी बात है इसकी मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान इसकी तुलना में क्या होगा? कम होगा। तो इसके हम लिख सकते हैं कि मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान इसमें कम होता है और इसमें क्या होता है? अधिक होता है। इसमें कम होगा और इसमें क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। अब कम और अधिक की जब बात की जाती है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मोलर अधिशोषण ऊष्मा जो होती है इसका मान यहां पर दिया है 30 से 40, कितना? 30 से 40 किलो जूल प्रति मोल, मात्र इतना सा दिया हुआ है, 30 से 40 किलो जूल प्रति मोल। और दूसरा जो दिया हुआ है इसका मान आप देखोगे तो 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल दिया गया। अब देख लो आप दोनों में अंतर, इसका है 30 से 40 और इसका कितना दिया है? 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल के रूप में दिया गया, ठीक है। और चौथा अंतर, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है। कौन सा है? उत्क्रमणीय प्रक्रम। और ये है आपके इसमें चौथा, ये कौन सा हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। देखो एकदम सिंपल लाइन में याद रखिएगा, आप जब इसके पढ़ोगे ना तो अंतर पढ़ने के लिए ये चीजें ही आपको ध्यान में रखनी है। देखो उत्क्रमणीय प्रक्रम है, कारण वैन डर वाल्स बंध। कौन से? दुर्बल। तो दुर्बल वैन डर वाल्स बंध के कारण ये प्रक्रम उत्क्रमणीय है, यानी एक बार अधिशोषण हो गया तो बंध टूटते वापस क्या हो जाएगा? विशोषण की क्रिया होगी। लेकिन यहां हम बता रहे हैं प्रबल रासायनिक बंध है, प्रबल है। कौन से? रासायनिक बंध। तो ये कौन सा बंध होगा? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब क्या हुआ कि एक बार अधिशोषण की क्रिया हो गई तो अधिशोषण के बाद वापस विशोषण नहीं होगा, ठीक है। तो ये चार तो ये हो गए, ठीक है। और पांचवा होता है ताप का प्रभाव। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है पांचवा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी ये याद रखिएगा। तो पांचवा पॉइंट ये है कि ये जो होते हैं ताप बढ़ने पर अधिशोषण की दर, अधिशोषण की दर जो होती है वो क्या होती है? कम होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। ताप बढ़ेगा, भौतिक अधिशोषण क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहां हम पहले से ही कह रहे हैं कि बंध दुर्बल है तो ताप बढ़ते ही बंध ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो इसकी दर क्या हो जाएगी? कम। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें बताओगे पहले दर बढ़ती है और बाद में धीरे होती जाती है या धीमी होती जाती है। धीमी भी कह सकते हो या कम होती जाती है। ये अभी अपन इसमें नेक्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से इसमें होती है। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम होता है और इसमें रासायनिक प्रक्रम या रासायनिक अधिशोषण में पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो इसका रीजन क्या है ये अभी अपन आगे वाले पॉइंट में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो देखो अधिशोषण जो होता है, अधिशोषण में मुख्य रूप से कौन से हैं, भौतिक और रासायनिक। तो इसमें ये 4-5 पॉइंट है, इन 5 में से भी आप 4 को अच्छी तरीके से पढ़ लो, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको कहता हूं 1 नंबर 100% 1 नंबर आपके इसमें पूरा आएगा, कहीं नंबर कटने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो, अब ये तो हुआ नॉर्मल अधिशोषण के प्रकार। अब हम लेंगे कि जो ठोस अधिशोषक होते हैं, इसके ऊपर गैस को अगर अपन प्रवाहित करते हैं या गैस को अधिशोषित करना चाहें, है ना, तो उसका क्या प्रभाव रहता है। तो आगे वाला पॉइंट अपना है, तो मैं इसको भी मिटा रहा हूं, ठीक है। देखिए आगे है ना जो पॉइंट इसका, देखो पूरा पार्ट थ्योरेटिकल पोर्शन में है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये लेसन जो है ना ये बोरिंग नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा इसके अंदर, क्योंकि ये पॉइंट बहुत अच्छे दिए गए, ज्यादा यूं डिटेल वाला पॉइंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अब अपन इसमें हेडिंग लगाते हैं, ठोस अधिशोषक पर, ठोस अधिशोषक पर गैस का अधिशोषण, गैस का अधिशोषण। अब ये प्रक्रिया भी आप देखोगे ना, तो ये जनरली इसके जो पॉइंट दिए हुए हैं, वो पॉइंट आपने खुद पहले भी पढ़े हैं, आपको यूं लगेगा कि यार ये टॉपिक तो हमें पहले से भी पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। कैसे पढ़े हुए हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है गैस की प्रकृति। गैस जो होती है ना, इसकी प्रकृति क्या है, देखो आप, अभी अपन को ये सब जरूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट है गैस की प्रकृति। देखो ये कहता है कि कोई भी गैस जो होती है, ऐसी गैस है जिनका द्रवीकरण आसानी से किया जा सके। यानी गैस जो होती है ना, सामान्य रूप से गैस आप किसी भी सतह पर अधिशोषित करना चाहते हो तो होती है, ऐसा नहीं कि गैस अधिशोषित नहीं होती है, लेकिन अगर गैस का अधिशोषण हमें बहुत ज्यादा मात्रा में करना है तो गैस को किस में परिवर्तित करना पड़ेगा, द्रव में परिवर्तित करना पड़ेगा। यानी इसमें ये बताएंगे कि ऐसी गैसें, ऐसी गैस जो आसानी से क्या हो, द्रवित हो, जो आसानी से क्या हो, द्रवित होती है, तो उसका अधिशोषण उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे अमोनिया गैस है ना, CO2 गैस, HCl वाष्प जो होती है ये है, और इसके अलावा आपने दी गई है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ये गैसें ऐसी है जो आसानी से क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है। और द्रवित होने का मतलब क्या होता है, आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है गैसों का द्रवीकरण। तो गैसों के द्रवीकरण के अंदर रुद्धोष्म, ये सॉरी अपन ने इसके अंदर पढ़ा था जूल का थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव के अंदर बताया था कि गैस को द्रवीकरण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो ये स्प्रे है हमारे पास, अब इस स्प्रे के अंदर गैस है ना। अब मैं देखो एक सिंपल सी चीज है, ये गैस द्रव अवस्था में, ये इस तरह से, जैसे ये देखो स्प्रे करता हूं मैं, अब इस स्प्रे के अंदर देखो ये गैस पूरी यहां पर क्या होती है, इस सतह के ऊपर अधिशोषित हो रही है। ये कब हुआ, जब अंदर से गैस को हमने द्रव के अंदर क्या किया है, परिवर्तित किया है ना। तो गैस जो सरलता से, जितनी ज्यादा सरलता से क्या होगी, अधिशोषित होती है, ये सॉरी द्रवित होती है, वह गैस आसानी से क्या हो सकती है, अधिशोषण की प्रक्रिया के अंदर भाग ले सकती है। और इसके लिए आपने एक पॉइंट भी पढ़ा था, आपको याद हो, क्रांतिक ताप पढ़ा था, क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, वह न्यूनतम तापमान जिसके ऊपर गैस का द्रवीकरण आसानी से होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर गैस का द्रवीकरण क्या हो, आसानी से होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। और क्रांतिक ताप का मान जितना ज्यादा होगा, गैस का द्रवीकरण उतना ही क्या होगा, सरलता से होगा। और गैस का द्रवीकरण जितना सरलता से होगा,
उसका अधिशोषण उतना ही क्या होता है, अधिक। तो इसमें हम पॉइंट कैसे बनाएंगे, देखो अब इस थ्योरी को पढ़ने का सीधा सा सिंपल सा तरीका, ये पूरा है ना, पहले लाइन आप ये याद रखो, ठीक है, फिर याद रखो ये, तो क्रांतिक ताप पहली चीज, गैस का द्रवीकरण दूसरी चीज, ठीक है, और तीसरी चीज बता दो अधिशोषण। यानी क्रांतिक ताप का मान जितना अधिक होगा गैस का द्रवीकरण उतना ही क्या होगा, सरलता से होगा, और जितना गैस का द्रवीकरण सरलता से होगा अधिशोषण की क्रिया उतनी क्या होती है, अधिक होती है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, गैस की प्रकृति किस प्रकार से होती है। दूसरा हम लेते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो दूसरा पॉइंट, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको। अब ये ग्लास है, कांच, इसकी सतह देखो आप, एकदम कठोर है, ठीक है, तो ऐसे ठोस जिसकी सतह कठोर हो बिल्कुल, या चिकनी हो, चिकनी का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर बिल्कुल भी रिक्त स्थान नहीं होते हैं, वहां पर अधिशोषण जो होता है ना वो बहुत ही कम होगा। वापस सुन लीजिएगा कि ऐसे ठोस जो क्या हो, कठोर, कैसे हो, कठोर है, ठीक है, और हम ये कह सकते हैं जिसमें सतह जो होती है वो चिकनी नहीं होती, चिकनी सतह होती है, सॉरी चिकनी सतह हो, ठीक है, और उसमें खुरदरापन बिल्कुल ना हो, यही हो गया। खुरदरापन का मतलब क्या होता है, चिकनी सतह ना हो। तो इन परिस्थितियों के अंदर अधिशोषण जो होता है ना, अधिशोषण बिल्कुल नहीं होगा, अधिशोषण बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपको इसमें पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ठोस पदार्थ जितना कठोर होगा, अब ये दीवार है ना, ये कठोर नहीं है क्योंकि दीवार के ऊपर सीमेंट का प्लास्टर किया हुआ है, इसलिए उसमें कहीं रिक्त स्थान पाए जाते हैं, खुरदरी सतह होती है। ये बोर्ड है ना, अब इस बोर्ड के ऊपर देखो मैं हाथ घुमाता हूं तो बिल्कुल हाथ स्लिप हो रहा है, हाथ स्लिप होने का मतलब इस पर अधिशोषण की प्रक्रिया आसानी से नहीं होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर का। अब आप ये जो कठोर है या ये जो चिकनी सतह वाला है जो खुरदरा नहीं है, उसको क्या करो, कठोर सतह जो होती है ना उसको धीरे धीरे उसको खुरदरा बनाओ। तो जितना ज्यादा खुरदरा होगा, तो खुरदरे वाली स्थिति जब आती है इसके अंदर, ठीक है ना, तो खुरदरी सतह जो होती है, खुरदरी सतह, या ये कह सकते हैं अपन कि जैसे ये ठोस है, इस ठोस के ऊपर आपने छोटे छोटे कण छेद कर दिए, तो छेद करोगे ना तो उसके ऊपर अधिशोषण की क्रिया कराना चाहो तो अधिशोषण आसानी से हो सकता है, क्योंकि ये कण क्या होते हैं, इनके अंदर जाके बैठ जाएंगे। तो खुरदरी सतह होती है, उस पर अधिशोषण, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से इसमें अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन ये जो चिकनी सतह हो या कठोर होती है उस पर अधिशोषण बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको वापस बता देता हूं, देखो कि ठोस, और ये दो पॉइंट अभी बता देता हूं। गैस की प्रकृति, गैस जो आसानी से द्रवित होगी, क्रांतिक ताप, द्रवीकरण और अधिशोषण याद रखिएगा। फिर कठोर सतह जितनी ज्यादा होगी, है ना, तो ज्यादा कठोर वाला होगा या चिकनी सतह वाला होगा तो उसके ऊपर अधिशोषण बिल्कुल नहीं होता है। और अगर हम इसमें सिंपल सी चीज बताएंगे, कोई खुरदरी सतह है या कोई चूर्ण है, उस चूर्ण को मतलब जैसे बड़े हैं टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, छोटे छोटे कणों में बंद करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने आप बढ़ जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ते ही इसमें अधिशोषण की क्रिया आसानी से संपन्न होती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा और चौथा दो पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, वो है दाब का प्रभाव। हम ले क्या रहे, गैस, ठीक है, तो गैस के अधिशोषण के अंदर दाब का क्या प्रभाव रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो यहां मैं लिख देता हूं वापस, ये गैस का अधिशोषण चल रहा है पॉइंट, है ना,
तो इसमें हम लेते हैं तीसरा, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, ठीक है। अब दाब के प्रभाव के अंदर क्या होगा, और चौथा अपन लेंगे ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव इधर लिख देंगे, ताप का प्रभाव। हमें ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। देखो गैस है, कोई भी ठोस है, हमने ये ठोस लिया, ये ठोस की सतह है, ठीक है। अब इस ठोस की सतह पर आप कोई गैस लेते हो, ये गैस बिखरी हुई है, गैस के कण बिखरे हुए हैं। आपको क्या करना है, इसकी इस सतह के ऊपर, ये खुरदरी सतह है, इस सतह पर गैस को अधिशोषित करना है। देखो गैस का दाब जितना अधिक होगा, गैस के कण जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, उतने पास में आएंगे, ठीक है। तो जब अधिशोषण के लिए ये प्रक्रिया समझाई गई, तो इसमें ये बताया गया कि जो ये अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा कि जब हम गैस का दाब यानी दाब ऊपर से बढ़ाएंगे, दाब देंगे, तो दाब देने पर गैस के जो ये कण है ये धीरे धीरे पास में आएंगे, और पास में आकर इसकी सतह के ऊपर क्या होते हैं, अधिशोषित होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक ग्राफ दिया गया है, देखो ये ग्राफ है, इसके दाब के लिए दिया गया है कि जब हम दाब, प्रेशर, ठीक है, और अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा को प्रदर्शित किया गया है x/m। यहां मैं लिख देता हूं अधिशोषण की मात्रा। तो अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच में जब ये ग्राफ खींचा गया, ठीक है ना, तो ये ग्राफ यूं बताता है कि जब आप गैस का दाब बढ़ाओगे, तो गैस का दाब बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, अधिकतम होगा। यानी जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे ये गैस का अधिशोषण जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी, जैसे उच्च दाब की बात आती है, तो उस स्थिति के ऊपर आप जैसे जहां पर अधिशोषण क्या होता है, अधिकतम हो जाएगा, उसके बाद जितना ही आप दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां आपको इसको कहते हैं कि देखो ताप को स्थिर रखा है, ये क्या है, इसमें ताप स्थिर रखा गया है, ताप स्थिर है, और दाब और किसके बीच में, अधिशोषण की मात्रा के बीच में ग्राफ दिया गया है, इसे क्या कहते हैं, समतापीय वक्र कहा जाता है। कौन सा, समतापीय वक्र। ये अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है, फ्रेंडलिक के द्वारा इसको पूरा अच्छी तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो आपको इसमें भी क्या ध्यान रखना है कि हम जब गैस का दाब बढ़ाएंगे तो गैस के कण परस्पर एक दूसरे के पास में आएंगे, जितने पास में आएंगे तो ये जो पृष्ठ है ठोस का, इस ठोस पर जो ये मुक्त संयोजकताएं होती है उस पर ये अधिशोषण की प्रक्रिया उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। यानी अधिशोषण और दाब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, और वह कंडीशन होगी जब ताप क्या रखा जाएगा, स्थिर रखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम यही बताएंगे एक ही वर्ड में कि दाब इज प्रोपोर्शनल टू अधिशोषण, यानी दाब का मान जितना अधिक होगा अधिशोषण की दर उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। और चौथा पॉइंट आता है ताप का प्रभाव। अब देखो यहां पर ताप है, यहां दाब, तो यहां हमने क्या किया था, ताप को स्थिर रखा था, यहां पर हम दाब को स्थिर रखेंगे और किसको बढ़ाएंगे, ताप को। यानी इसमें जो काम आएगा वह आएगा समदाबीय वक्र। कौन सा, समदाबीय वक्र। और समदाबीय वक्र में यही कहेंगे हम कि भाई जब ताप बढ़ाते हैं, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि भौतिक अधिशोषण और कौन सा था, दूसरा भौतिक और रासायनिक अधिशोषण, तो यहां पर वो दोनों प्रक्रियाएं हम लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं भौतिक अधिशोषण के बारे में। देखो पहला आता है भौतिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण के लिए
हम इसमें ये कहेंगे कि एक तो बंद होते हैं दुर्बल वॉन्डर वाल्व्स, ठीक है। दाब को आपने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। हम गैस की बात कर रहे हैं, है ना। तो दाब को स्थिर रख के और ताप और अधिशोषण की मात्रा के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो ये अधिशोषण यूं आएगा। देखो आप सबसे पहले यहां पर हम लेते हैं, क्या लेंगे, ताप, और इधर क्या लेते हैं, x/m, ये, या इसको कह सकते हो अधिशोषण, क्या कहते हैं, अधिशोषण, ठीक है ना। अब देखो आप भौतिक दुर्बल वॉन्डर वाल्स बंद है कणों के बीच में। अभी अपन ने लिया था कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि अधिशोषक और अधिशोषी के बीच में बिल्कुल दुर्बल बंध है। ताप बढ़ाओगे, स्वाभाविक है वो बंद क्या होंगे, टूटेंगे, और बंद टूटते ही अधिशोषण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां ध्यान रखना है कि भौतिक अधिशोषण में जो ग्राफ आएगा ना वो यूं आएगा कि जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे अधिशोषण की दर क्या होती जाती है, कम। इसका कारण ध्यान रखिएगा कि दुर्बल वॉन्डर वाल्स बंद जो होते हैं, कौन से, ये दुर्बल वॉन्डर वाल्स बंद ताप बढ़ाने पर क्या होंगे, ताप बढ़ाने पर टूट जाते हैं, और टूटते ही सीधा क्या हो जाएगा, मतलब बंद होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, इसमें बंद बनेगा ही नहीं तो अधिशोषण नहीं होगा, ठीक है। तो पहला आपको ध्यान रखना है भौतिक अधिशोषण के बारे में, और दूसरा हम लेते हैं कौन सा, रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, देखिए आप, हमने अभी अंतर के अंदर पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, अंतर के अंदर हमने ये पढ़ा कि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाते हैं, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, याद है ना। अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था इससे पहले। तो पहले बढ़ने का कारण क्या है, देखो ये रासायनिक प्रक्रम है। रासायनिक प्रक्रम का मतलब होता है कि इसमें एक वर्ड आएगा सक्रियण ऊर्जा। क्या नाम आएगा, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जो कण होते हैं या जो अभिकर्मक होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करते हैं, संपन्न कराते हैं, तो उनके अंदर एक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होती है, और वह मात्रा ऐसी होगी कि उस ऊर्जा से वह एक विशेष प्रकार का अवरोध पार करते हैं, और उस अवरोध को पार करके और सीधा उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। जब आप रासायनिक अधिशोषण के अंदर ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर इसके अणुओं की जो सक्रियण ऊर्जा है, जो रासायनिक पदार्थ है, उसकी सक्रियण ऊर्जा का मान इतना बढ़ जाता है कि अधिशोषण की दर एकदम तेज हो जाएगी। यानी आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो इसमें ग्राफ कैसा आएगा, इसके अंदर ग्राफ जो आता है, ये यहां हम लेते हैं, क्या ले रहे हैं, इधर ताप लिया ना, ये ताप, और इधर अपन ले रहे हैं अधिशोषण की मात्रा x/m, ठीक है। अब ये अधिशोषण की मात्रा है। पहले क्या होता है इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, पहले ग्राफ जो होगा ना वो यूं बढ़ेगा, ये यूं जाएगा ऊपर की तरफ, ताप बढ़ाया, अणुओं की सक्रियण ऊर्जा क्या हुई, बढ़ी। अणुओं की ये क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा बढ़ना, जिससे अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे अधिशोषण में क्या होगी है, तेजी आती है या वृद्धि होती है, ठीक है। तो एक बार कणों के पास ऊर्जा ज्यादा आई तो कणों ने क्या कर दिया, अधिशोषण बढ़ा दिया, अधिशोषण हो गया। अब अधिशोषण होते ही यहां देखो आप, यहां पर प्रक्रिया हो जाती है अधिशोषण की, तो दर क्या हो गई, यूं बढ़ी, और फिर क्या होगा, अब जैसे आप ताप को लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे तो कणों की ऊर्जा पहले तो पूरी की पूरी किसमें, ताप के कारण अधिशोषण में व्यक्त पूरी हो गई, है ना। अब वो तो पूरी इसके अंदर जुड़ गई है। जैसे ही आपने ताप बढ़ाया तो कणों के अंदर ऊर्जा का मान पहले से भी और क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और जैसे ही कणों की ऊर्जा बढ़ी, है ना,
फिर ताप बढ़ाते ही, ताप बढ़ाया तो ये कण जो होते हैं जो सतह के ऊपर जुड़े हुए रहते हैं, सतह को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और सतह को छोड़ते ही ये इस तरह से ग्राफ जो है ना वापस यूं आ जाएगा। यहां पर प्रक्रिया हो जाएगी कौन सी, विशोषण की प्रक्रिया हो जाएगी। देखो ये स्थिति है, ध्यान दीजिएगा, वापस सुन लो कि रासायनिक अधिशोषण में वास्तव में क्या होता है कि जब आप ताप बढ़ाते हो तो कणों की सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ते ही अधिशोषण में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और अधिशोषण हो गया, इतना ग्राफ बढ़ गया, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ताप बढ़ा रहे हो तो कणों की ऊर्जा और बढ़ेगी। देखो ये है सतह, सतह के ऊपर आपने अधिशोषण कर दी, ये प्रक्रिया हो गई। अब आप ताप को और बढ़ा रहे हो, ताप को और बढ़ाते कणों की ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि जो सतह के ऊपर जो बंध बनते हैं वो बंध टूट जाएंगे, और बंध टूटते ये कण वापस क्या हो जाते हैं, इसमें से यूं बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी पहले सतह पर जुड़ रहे थे, अब सतह पर क्या हो गए, हट रहे हैं। सतह से हटने का मतलब कौन सी प्रक्रिया होती है, विशोषण की प्रक्रिया होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा और चौथा, तीसरा पॉइंट है दाब का प्रभाव। गैस का दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, ठीक है। और ताप को क्या रखा गया था, स्थिर, और यहां पर ताप का प्रभाव पड़ते हैं तो दाब को स्थिर रखो, और भौतिक और रासायनिक अधिशोषण को इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं एक चीज और दे देता हूं, ये जो टॉपिक अभी अपन पढ़ रहे हैं इसके फोटो है ना मैं साथ में वीडियो के अंत में जोड़ दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चीज जो मैंने यहां लिखी है ये समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और लास्ट पॉइंट आता है पांचवा इसका, चलो इस पॉइंट को पूरा कर देते हैं, ठोस पर अधिशोषण की मात्रा का। पांचवा पॉइंट है वो है अधिशोषण का सक्रियण। पांचवा पॉइंट अपन ले लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें तो आपको जनरली दो चार बातें ध्यान में रखनी है। पांचवा आता है अधिशोषण का सक्रियण। देखो अधिशोषण का सक्रियण, ठीक है। सक्रियण का मतलब ये होता है कि अधिशोषण की दर को बढ़ाना। किसको, अधिशोषण की दर को बढ़ाना क्या कहलाता है, इसका सक्रियण। इसका क्या कहलाएगा, सक्रियण कहलाएगा। अब आपको ये कहे कोई भी पदार्थ है ना, उसके अंदर अधिशोषण की प्रक्रिया बढ़ानी है, उसका सक्रियण बढ़ाना है, तो पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहला पॉइंट इसमें यही बताओगे कि जो बड़े बड़े धात्विक अधिशोषक होते हैं, ये आपको शायद पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो धात्विक अधिशोषक होते हैं, जो बड़े होते हैं ना, बड़े आकार के, उनको क्या करो आप, छोटे टुकड़ों में विभक्त करो, उनको छोटे टुकड़ों में विभक्त करना, ठीक है। देखो जितना बड़ा होगा पृष्ठ, ये सिंपली जितना बड़ा अधिशोषक होगा तो उसके ऊपर अधिशोषण की क्षमता जो होती है थोड़ी कम होती है, इसलिए आप उसको क्या करो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, ताकि क्या है, अधिशोषण की क्रिया आसानी से संपन्न हो सकती है। दूसरा ये है, दूसरा पॉइंट, अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना था, हमने उसमें भी लिया था, जैसे है ना, तो ये कठोर वगैरह होते हैं, धातु कठोर होती है, तो कठोर को टुकड़ों में बांटोगे थोड़ा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कठोरता इसके अंदर। और दूसरा पॉइंट इसमें दिया है कि जो बड़े दानेदार जो अधिशोषक होते हैं, है ना, उसको आप और ज्यादा क्या करो, चिह्नित करो, उसको और ज्यादा, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ज्यादा चिह्नित करोगे तो उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा अधिशोषण की क्रिया उतनी सरलता से होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है लास्ट इसके अंदर, वो ये है कि अगर अधिशोषक जो होते हैं
इसमें पहले से कोई अशुद्धियां हो, पहले से अशुद्धियां हो, तो उन अशुद्धियों को पहले से अशुद्धियों को पहले की अशुद्धियों को सॉरी पहले की अशुद्धियों को दूर करके क्या कर सकते हैं, अधिशोषण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अधिशोषण क्षमता क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। ये आपको मुख्य रूप से 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई अधिशोषण का सक्रियण कैसे करते हैं, तो अधिशोषण की दर को बढ़ाना, अधिशोषण की प्रक्रिया को बढ़ाना इसका सक्रियण कहलाता है। तो बड़े बड़े जो धात्विक आकार के जो अधिशोषक होते हैं उनको छोटे टुकड़ों में बांट लो, या जो बड़े दानेदार होते हैं है ना, उनको और ज्यादा क्या करो, चूर्णित करो, पाउडर के रूप, पाउडर भी नहीं है, पाउडर से थोड़ा सा बड़े कण रखो, ठीक है। और अधिशोषक में अगर पहले से अशुद्धियां हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, अधिशोषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो उन अशुद्धियों को जैसे ही अपन दूर करेंगे तो अधिशोषण की दर अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ सकती है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो आप, आज हमने जो पढ़ा मुख्य रूप से भौतिक और रासायनिक अधिशोषण, ठीक है, फिर ठोस अधिशोषक पर गैस का अधिशोषण, ठीक है, और इसके अंदर हमने 4-5 पॉइंट पढ़े हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेंगे फ्राइडलिक का समतापीय वक्र और अधिशोषण के अनुप्रयोग, ठीक है। तो बाल मंदिर के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मेरा ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है, स्कोरिंग है। आपको पहले कह देता हूं, अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत ही सरल तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ोगे, ठीक है। थैंक यू।